हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हमारा जो सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM2। उम्मीद है आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने HRM के रिगार्डिंग सेशन 1 को भी देख लिया होगा। और बहुत सारे क्रिस्प सेशन हमने UGC नेट 2024 के रिगार्डिंग हमने कवर किए हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है और बहुत सारे पॉइंट्स पे मैंने टैब भी किया है, लाइन भी किया है कि ये इस बार वाले एग्ज़ाम में रहेंगे। और उम्मीद है कि आप अगर उन बातों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, संभाल कर चलेंगे कि हाँ ये बातें मेरे को याद हो गई हैं, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे और एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, जो कि 18 जून को हमारा कंडक्ट होने वाला है। और वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है। जैसे कि कुछ बच्चे अगर फर्स्ट टाइम इस सेशन में जुड़े हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको बबल शॉट्स को फिल करना है, उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में कीजिएगा। पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, CBT एग्ज़ाम होता था। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जैसे कि हमारा जो सेशन है ये फर्स्ट टू 15 क्वेश्चंस का होता है। अब इसमें हम फर्स्ट एक होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको क्लास में दिया था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। पहले आंसर करेक्शन परसेंटेज 60 to 70% थी, लेकिन अभी उससे ज़्यादा बढ़ के 80% हो गई है। उसी के रिगार्डिंग हमने आज क्वेश्चंस को चूज़ किया है कि सो दैट आप थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कवर कर पाएँ। और इन 1 से 15 तक क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको अपनी कॉपी पे इनको मार्क करना है। इनको मार्क करते करते आप ये देखेंगे कौन से हमारे रॉन्ग हो गए हैं और कौन से को आपने राइट दिया है, और बाद में आप देखेंगे कितने नंबर आपके बन गए हैं उसमें से, उसी परसेंटेज वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो HRM है फॉर दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें 10 प्लस क्वेश्चंस हर बार रहे हैं। एक क्वेश्चन या फ्री वाले मार्क्स अगर आप मान के चलें, तो केस स्टडी हमेशा इसमें से रहती है। 91 से जो 100 क्वेश्चंस का सेट होता है लास्ट में, उसमें मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या फिर HRM का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। आपको वो क्या करेंगे, उसमें मैनेजर बना देंगे या कंपनी के हेड बना देंगे। इस पॉइंट को आपने देखना है 91 से 100 में। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर पहले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये भी आपको साथ ही देखना, जवाब आपको क्यों करवाए गए ये कंसेप्ट पहले, एक कॉमन का पॉइंट नहीं है। UGC नेट मैनेजमेंट में मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है और जो HRM को कवर कर रहे हैं, इसका जो अकेले 3 सब्जेक्ट का वेटेज है, अप्रोक्सीमेशन 28 से लेके 30 क्वेश्चन जो हमारे कवर होते हैं। इन्हीं के कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ले लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट ले लीजिए, स्ट्रेटजी, कुछ जो एक आधे पॉइंट इसमें मैंने करके 30 क्वेश्चन, अगर ये हमारा एक मेजर चंक है 60 मार्क्स का, ये टोटल 3-4 सब्जेक्ट का, बाकी ऑन एन एवरेज वेरी होता रहता है। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन कॉमर्स में डाल दे, लेकिन मैनेजमेंट में 4-5 ही पूछे गए। तो ये एक मेन पार्ट है जिसको हमने आज कवर किया। और इसको जो मैंने आपको बताया कि कैप्सूल रिवीजन जो हम कवर करेंगे, कैप्सूल रिवीजन जो हमें जून के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे, आपको 10 डेज के अंदर 10 यूनिट्स को कवर करवा देंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पर जो आज क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे 16 से चलेंगे आगे आगे तक, इसको 31 तक कवर करेंगे। और इन 30 कंसेप्ट को नहीं आपने छोड़ना, ये मिनिमम तो करने ही करने हैं। और बाकी क्वेश्चन जब आपको कैप्सूल रिवीजन करवाएंगे, कैप्सूल रिवीजन होगी जिसमें आप प्रॉपर एक ही सेट में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की वो रिकॉर्डिंग, या 1 आवर 10 मिनट 20, जितने में वो कवर होगा वो मैं आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर होगी जी, और उसी प्लेलिस्ट को आपने रिवाइज करना है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लास के रिगार्डिंग या अपने एग्जाम के रिगार्डिंग आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातों को अगर आप नोट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, वेज फंड थ्योरी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ slide that is related to the homework. सब्सटेंस थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी या कलेक्टिव बार्गेनिंग हम कह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि एडम स्मिथ जो थे वो क्या इसके रिगार्डिंग बात करते थे, या जॉन डेविडसन थे वो बात करते थे। इन्होंने तो डेविड रिकार्डो जो हैं या एडम स्मिथ हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर भी थ्योरीज दी हैं। जैसे आप देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर भी इन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर HRM के अंदर भी इन्होंने, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे
तो यहाँ पर उन्होंने वेज थ्योरी भी दे दी। और किसने परफाउंड किया ये मैंने आपको बताया, बहुत बार क्वेश्चंस हमारे पास रहा है। तो अगर आप इसको मान के चलें तो जो बार्गेनिंग थ्योरी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, आई कैन से दैट इन जॉन डेविडसन। उसके बाद अगर आप देखें अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं, ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, ये वाला, बाकी वाला तो हमारे पास कट हो गया। अगर हम बात करें सी वाली ऑप्शन की, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है, या हमारे पास सब्सटेंस थ्योरी है, या वेज फंड थ्योरी की हम बात करें, तो ये हमेशा ही इसके रिगार्डिंग बात करते थे। बाकी सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो वेज फंड थ्योरी थी वो इस तरीके से, अगर लो होगा वो कहते हैं जी डिमांड कम हो जाएगी, पैसा तो मिलता नहीं, ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर हाई होगा तो डेफिनेटली लेबर करेगी कि ये वाला काम कर लेते हैं। जैसे हाई वेज फंड थ्योरी है तभी तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है कि मान लो टाइल्स के लिए काम करना है, मैसोन का काम करना है, कोई ब्लू कॉलर जॉब करनी है, उसमें ज़्यादा है। अभी बहुत सारे भारतीयों को इजराइल की कंपनी लेके गई 1.5-2 लाख का पैकेज, दैट इज़ दी हाई वेज फंड। अब उन्होंने इस बात की केयर भी नहीं करी क्योंकि वॉर चल रही है, लेकिन वो चले गए। Substance theory, David Ricardo, they are paid to enable them to subsist and perpetuate the race without increase on diminution. Assumption क्या थी, अगर उनको ज़्यादा पेड किया जाएगा जो पहले वेज पे रखा गया है, नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके छोटे छोटे स्निपेट्स में आपको रिवीजन करना है। और वाकर कहते थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन इस बात को कंसिडर नहीं करते थे ये जो assumptions के साथ ही थ्योरी चलती हैं, इस बात को ये कंसिडर नहीं करते थे कि लेबर का कोई रोल नहीं है। जैसे F.W. टेलर थे, वो कहते नहीं अगर मान लो नहीं आ रहा तो चेंज कर लो, जस्ट लाइक कि स्क्रू है वो नहीं लग रहा, चेंज कर लो, टूट गया, इस तरीके से। देन थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, existence under monopolistic competition with the employer on the issue of wage rate, trade union negotiate wages to given to the labor with the employers, and this is called the collective bargaining। और वो करेगा कौन, जितने भी ट्रेड यूनियन के हेड्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी आपस में वो जो चीज़ सेटिंग होगी, that is determined by the collective action from the trade unions and the employer, and this theory came in 1898, दैट इज बार्गेन थ्योरी ऑफ द वेजेस। ये वाला पॉइंट भी आ सकता है बार्गेनिंग थ्योरी, लेकिन यहाँ से अगर ये पॉइंट नहीं आया, इस पॉइंट को भी आपने देखना है डियर स्टूडेंट्स, नोट करिए इस पॉइंट को। बार्गेनिंग के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आ सकता है, सिंपल एक भी आ सकता है, सिंगल सिंगल ऑप्शन भी आ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए इसको सिंगल सिंगल फॉर्मेशन में दिया गया कि आपको जो रिवीजन टाइप आप कर रहे हैं, जो आप इनको देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको पहले करवाई जा रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आज के सेट में, क्योंकि 16th हमारा ये क्वेश्चन था, 15 हम पहले सेट में कवर कर चुके थे, ये हमारा 17th आज से प्रैक्टिस शुरू हो गया है। अब ऑप्शन हम देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, और उसके बाद है एफिशिएंसी, या कोई नॉट तो नहीं है, देखिए हाँ जी ह्यूमन कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, कोई भी नॉट नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, किस पैटर्न पे जाना है। ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए जी ध्यान से, एनालिसिस है, एफिशिएंसी है, और ह्यूमन कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन है। अब इसको इस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना है, कैसे चीज़ें रहेंगी। देखिए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है जी कि क्या ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, आपके लिए आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। आप सारे पॉइंट्स नोट करते, बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप नोट करिए, कहीं चले तो नहीं गए, ऐसा नहीं कि बस लेट के देख रहे हैं, उस तरीके से मतलब अटेंटिवली होके फॉर्मल अटायर पे सेटअप पे। देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन है हमारी, टास्क एनालिसिस है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का जो वर्ड हमारे पास है दैट इज दी यूटिलाइजेशन की, प्रॉपर हम क्या कर पाएँ उसको एफिशिएंट तरीके से डाल पाए। ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर ही लेंगे, टास्क भी कर लेंगे, क्लाइमेट भी, एनालिसिस तो ये है, एनालिसिस मींस स्मॉलर पार्ट्स, लिख सकते हैं कॉपी पे स्मॉलर पार्ट। सिंथेसिस इज कि उसको ऐड ऑन कर देना, सिंथेसिस इज उसको ऐड ऑन कर देना। अब देखिए जैसे एनालिसिस क्या है कि हमारे पास 1 पार्ट था and there is second and there is third, and when we are doing the synthesis it might be 3 1 2, it might be 3 2 1, और it might be 3 1 की 2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। और इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ
जो आपका ब्रेन है दैट इज ऑल्सो ट्रेन्ड राइट नाउ, और वी कैन से कि वैसे वर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है कि हाँ सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वोकेबलरी का एग्जाम है, जितना अच्छे से आप इस वोकैब को समझ पाए, जितना दिमाग में उन शब्दों को डाल पाए, एग्जाम 100% क्वालिफाइड है। सो डिजाइनिंग द रिसोर्स रिजर्व, कहाँ से रिसोर्स आ रहे हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान है, क्या शेड्यूल्ड रिसोर्सेज है, और उसको ट्रैक भी किया जाएगा। दैट इज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस। मैं हमेशा ये बात आपको कहता हूँ कि यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। 35 मिनट्स का वीडियो होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं, स्निपेट्स हैं, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली अपने लिए 15 क्वेश्चन एक टॉपिक में से आप अपने को आधा घंटा दे सकते हैं। ऐसे बढ़ाने को तो 1 घंटा भी दे सकता हूँ, 2 घंटे बढ़ा दो, कितना भी है अपने हिसाब से है, लेकिन आपका एग्जाम क्रिस्प वे में शॉर्ट में कवर करवाना है, इसीलिए इसको इसमें कवर किया जा रहा है। डेफरमेंट ऑटोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, बस यहाँ रुक जाइए, डेफरमेंट और ऑटोनॉमी पे। कॉमन प्लेस है, अटैचमेंट एंड यूज ऑफ मेटाफर आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्या साथ ये बातचीत हो रही, ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ तो नहीं आ रहा, कोई फोर्स्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है जिसमें देखो इन्वॉल्वमेंट है और डिटैचमेंट है, इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते, लेकिन एक साइड पे वो कह रहा है इन्वॉल्व आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, इसको भी क्या एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कॉमन प्लेस की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, और जो एट्रीब्यूट लिस्ट करते हैं हम स्टाफिंग के दौरान और अलग अलग पैटर्न से एचआरपी के दौरान भी हम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही वर्ड बचा है दैट इज सिनेक्टिक्स। सिनेक्टिक्स दैट इज, इसको डेवलप किया गया 1960s में, नोट करते जाइए जी बस साथ साथ में, ये बहुत सारे बच्चों ने अपनी बुक्स में नहीं रीड किया, अगर किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम्प्रिंस विलियम जे गॉर्डन, syntax is rooted in the several fundamental principles. It encourages metaphorical thinking where participants draw parallel between seemingly unrelated concept or idea to spark innovative solutions. अब मेटाफोरिकल में ये हो सकता है कि पैरेलली आप ये भी करना चाह रहे हैं और दूसरी जगह पर भी जाना चाह रहे हैं। अब आपका मेटाफर मैं आपको बता देता हूँ, आपके थ्योरी पढ़ें या प्रैक्टिस करें, थ्योरी पढ़ें प्रैक्टिस करें, दैट इज ऑल्सो द मेटाफर। अब अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ है, लेकिन आपको क्या कराया जा रहा है, पहले क्वेश्चन, फिर थ्योरी के बारे में करेक्शन आपको बताई जा रही है, यही हम करेंगे। और जब तक आप आगे बढ़ेंगे जून वीक में सब प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बस एक सॉलिड रिवीजन होगी कि ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, दैट्स ऑल। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एक पॉइंट क्या है कि आप एक जगह पर फोकस नहीं है, दिस इज कॉल्ड, अगर एक सेंटर पे जा रहे हैं दिस इज सी, एक जगह पर जा रहे हैं कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जेंट है आउट, बैलेंस में डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी आउट, आउट वाली साइड जाएगा जी डाइवर्जेंट, बाहर। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सेफ स्पेस वेयर पार्टिसिपेंट फ्रीली एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडिया विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। अब ये भी है कि अच्छा यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं होगा, हम जब भी जहाँ जहाँ कवर कर रहे हैं वहाँ पर सोच रहे हैं अच्छा ये सेफ है वो सेफ ऐसे सेफ है, अब ऐसे तो सब कुछ ही सेफ मान के चलना पड़ेगा साइकोलॉजी वाइज, ये तो नहीं कह सकते ये भी गिर सकता है वो भी हो सकता है ऐसे हो सकता है, हमने तो कभी नहीं सोचा कि यार ये गिर जाएगा या ये मतलब एकदम से। ओके, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एनालॉगी एंड एनालॉजिकल थिंकिंग कोर एलिमेंट इन द सिनेप्टिक्स, क्योंकि सिनेप्टिक्स की हम बात जैसे कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व भी करना है और डिटैच भी करना है, इसको हायर कर लें या नहीं करें, इसमें ये प्रॉपर्टी है भी, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं भी है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसने कवर किया था, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी रहे हैं तो इसीलिए आपके लिए ऐड ऑन किया गया है। करेक्शन पूछा, नॉट कुछ नहीं है, लेकिन पूछा गया मोराल कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड एंड पेनल्टी है। अब देखो क्या पेनल्टी के साथ अटैच है, पहले साथ साथ देखी जाया करो। नेगेटिव, वेल मोटिवेटेड में लो डिग्री ऑफ मोराल है, वेल मोटिवेटेड इंडिविजुअल टेंड्स टू एक्सपीरियंस लो डिग्री ऑफ मोराल, हाई स्टेट ऑफ मोराल में और मे नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म, कि कर सकता है या नहीं कर सकता। इन जनरल डिवोट मोर डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड द मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ मोरल। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ देखिए क्या इंट्रिंसिक की बात करी जा रही है,
इंट्रिंसिक, क्या एक्सट्रिंसिक की बात करी जा रही है। तो हमारे पास हाई स्टेट ऑफ मोरल मे और मे नॉट हैव ए डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू, अब ज़रूरी नहीं है कि वो है तो वो कर ही सकता है, ज़रूरी भी है कि वो वॉच आउट वाली स्थिति में हो, आप एकदम से मोटिवेट हो जाएं, लेकिन उसको वॉच आउट भी करना है नहीं करना है। देन इन जनरल डिवोट मोर डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड द मोटिवेशन एस्पेक्ट पीपल बिहेवियर देन द एस्पेक्ट ऑफ द मोरल, की बिहेवियर वाइज क्या है। एकदम तो नहीं है, जैसे एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही टीवी पे, कैसे आ रही है, माइंड चार्ज बॉडी चार्ज। अब आपको कि सर ये किसकी ऐड है, आमिर खान जी नहीं बैठे होते डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट में चार्ज के लिए, क्योंकि वो फिज को कंपटीशन दे रहे हैं और इसके साथ साथ स्टिंग को कंपटीशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माइंड चार्ज करोगे बॉडी चार्ज हो जाएगी, आप इसी समय काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन मोटिवेशन एस्पेक्ट के साथ लोगों का बिहेवियर भी जाना ज़रूरी है। और इसी तरीके के मोटिवेशन और हाइजीनिक फैक्टर्स को हमने कल कवर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग गेटिंग डी जॉब। बहुत सारे बच्चों के लिए, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं आप इसमें, इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है कि डी जॉब का मतलब जॉब लेना है या जॉब से निकाल देना है, कि बहुत सारी चीज़ें आ गई। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ जब भी क्लासेस ली हैं, हमसे पूछा फेवरेट एचआरएम है, ठीक है डी जॉबिंग बताइए, तो उनको लगा अच्छा सर डी जॉबिंग है, तो अब साथ में इंक्रीज है, इसका मतलब ये है कि काम करा नहीं रहेंगे, उसके निकाल दिया होगा। जॉब्स आर बिकमिंग मोर एमॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब ये नहीं पता, लिखा होता है स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन का ये है ये है, लेकिन आगे जाके पता, अच्छा यार ये भी काम करना पड़ेगा, ये आपका क्या तो है। तो हमारे पास क्या है, डेफिनेटली मोर एमॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन है, क्योंकि गेटिंग डी जॉब अलग अलग चीज़ें ऐड ऑन करी जा रही हैं। अब डी जॉबिंग क्या है, ब्रॉडनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी जॉब। अब एक वर्ड यहाँ पर और नोट कर लीजिए, एक होगा जॉब एनलार्जमेंट, एक वर्ड होगा जॉब एनरिचमेंट। इसका आपने कमेंट करके बताना है कि हॉरिजॉन्टल रहेगा वर्टिकल रहेगा। कुछ चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जॉब एनलार्जमेंट जॉब एनरिचमेंट, और उम्मीद है ये भी आपको 24 में मिलेगा, 24 में 18 6 24, ये भी 24, ये मैंने आपको बताया अभी। So a good numbers. Flattered organization. 3 or 4 levels of management becoming more prevalent than traditional pyramid shaped organization 7 or more layers. कि ऑर्गेनाइज फ्लैटर रहेगी तो उसमें भी सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स है कि आपको खुद ही मैनेज करना है कंपनी की जॉब के लिए। एनकरेजिंग एम्प्लॉइज नॉट टू लिमिट देमसेल्फ व्हाट आर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन इज, जो मैंने बताया कि जॉब करने के लिए चाहिए होती है। ओके जो जॉब कर रहे हैं वो कहते हैं इस पे लिमिट नहीं है ना, क्योंकि आपने सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट है। अब 360 डिग्री देखिए, आपका अप्रेजल होगा, एसईओ होगा, बहुत सारी चीज़ें। री इंजीनियरिंग फंडामेंटली री थिंकिंग एंड रेडिकली रीडिज़ाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा डिज़ाइनर भी ये कर सकता है, उसको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। अब जो टीचर थे पहले, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, नहीं कोई पीपीटी कुछ नहीं, कंटेंट वी हैव, और यहाँ पर भी ये ज़रूरी नहीं कि वहीं से नोट करवाना है, बट ये सारी चीज़ें भी डी जॉबिंग का पार्ट हैं हमारे लिए, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई। अदरवाइज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोविड से पहले कम थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है, और टीवी पे और उसी के साथ साथ यूट्यूब पे आने लग गए हैं कि आपको ऐसा चलाना चाहिए, आपको एआई आना चाहिए, ये आना चाहिए। वो आपको बता रहे हैं डी जॉबिंग वाइज कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ जी बच्चे समझ गए, नोट कर लिए ये सारी बातें। चलिए 21 रिलेटेड टू दी इंसेंटिव पेमेंट्स, बाकी तो छोड़ जी। हेल्से प्लान है, रोवन प्लान है, टेलर्स प्लान है, रोवन का फिर साथ इंसेंटिव प्लान है, कौन सा पॉइंट जो है रिलेट कर रहा है, क्या बोनस इक्वल टू अप्लाई होना चाहिए या 50% के साथ भी एक कोई आइडिया था, टेलर्स का 100% था या 90% था, लेकिन 50% ही डिफरेंशियल पीस रेट के साथ जाएंगे, लेकिन जो बोनस होगा वो प्रपोर्शन ऑफ द टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम के साथ सेव किया है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग स्टडीज़ करी थी कि अगर जिसने जितना काम किया उसी हिसाब से, तो इसी तरीके के ऊपर जो रेट पर आवर इतना है जी, टाइम 20 घंटे है लेकिन उसने 15 घंटे लिए हैं, और प्रीमियम जो उसने सेट किया 30%, इस तरीके से वो जो कैलकुलेशंस होती हैं ऐसे निकलता है। परसेंट ऑफ बोनस इज टू बी टेकन व्हेन इट इज़ नॉट गिवन, तो 1.57 इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मिस होता है,
मिस, और कह देंगे अरे इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, अरे इसका ये नहीं आता, अरे ऐसे कैसे पूछ के आएगा आपसे जो पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन बोर्ड। चलो, हैजले, हेल्से और रोवन, तो बोनस अर्निंग पर आवर, इसमें कॉस्टिंग देखिए सेम इन बोथ दी प्लान, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिजनेस यूनिट वाइज। लेकिन यहाँ पर क्या हायर है रोवन प्लान के अंदर, यहाँ पर भी रोवन में ज़्यादा है जो प्रेफरेंस है वर्कर की, और बिजनेस यूनिट में हेल्सी की ज़्यादा। अब आप ये देखिए ध्यान से कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रेफरेंस के रिगार्डिंग आ सकता है, बिजनेस यूनिट के वाइज आ सकता है, और कंपेयर हमने हेल्सी और रोवन को दोनों को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट में आपको बताया था हेलो इफेक्ट, स्पिल ओवर, सनफ्लावर इफेक्ट, लीनेंसी एरर्स हैं ये, कि सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होगी। अब सब्जेक्टिव वर्ड के साथ साथ ही साथ लिख लीजिए, सब्जेक्टिव मीन्स बायसनेस। जब भी बात ऑब्जेक्टिव की होगी, रिसर्च के अंदर भी हम इसको रखेंगे, जब भी बात ऑब्जेक्टिव की होगी, ऑब्जेक्टिव मीन्स नो बायसनेस एंड रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। जितना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाए, अब जो आपको स्टडी करवाई जा रही है बच्चे, वो भी ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि उसमें कि ये बता दिया वो बता दिया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर कोई फाल्सिफिकेशन नहीं है, सिर्फ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी हो रही है। और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसको व्यू करेंगे, आपको इस बात का एहसास भी होगा। नहीं तो आप अपने आप से तो बात कर ही सकते हैं ना, कि मैं कहता था या कहती थी कि सर मेरे को तो एचआरएम बहुत अच्छे जाता है, अरे सर ये भी एचआरएम के अंदर, अच्छा ये भी होता होगा शायद। हाँ, क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, हिज अंटायर परफॉर्मेंस, एक एस्पेक्ट था, तो देखो क्या हेलो इफेक्ट पे आ रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, फेवरेटिज्म या स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो लेनेंसी है उसके साथ हमारा 1 के साथ 1 है, और जो बी है उसके साथ हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, कि अगर इसने एक पॉजिटिव काम कर दिया बाकी सारी पॉजिटिव ही करता रहेगा। स्पिल ओवर, पिछले वाला ऐड ऑन हो गया, और उसके साथ रेटर जो है वो पहले ही फेवरेटिज्म और स्टीरियोटाइपिंग में जा चुका हो। इसी केस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अरे कहोगे सर ऐसे भी होता है, हाँ जी बिल्कुल, सामने सामने भी होता है। ये मैंने 3 केसेस आपको बताए थे कि किस केसेस में मैच ऑफ द फॉलोइंग रहते हैं, तो ये भी आप इस वे में देख सकते हैं। सो कंट्री ए ग्रोज कॉटन, डोमेस्टिक वाटर स्ट्रेस है। कंट्री बी प्रोड्यूसेस क्लॉथिंग, डोमेस्टिक एयर एमिशंस हैं। कंट्री सी कंज्यूम्स क्लॉथिंग, इनके पास स्पिल ओवर वाटर स्ट्रेस, स्पिल ओवर एयर एमिशन दोनों ही आ गए हैं, अपने आप ऐड ऑन हो गए जब इसको ये यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली उसको प्रोड्यूस नहीं कर, दैट इज़ द स्पिल ओवर इफेक्ट। हेलो एंड द हॉर्न इफेक्ट, ये पॉजिटिव इंप्रेशन है, अभी मैंने आपको बताया है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ पर्सन क्वालिटी की अभी टाइम पे आएगा, तो हमेशा टाइम पे रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मोर लाइकली टू अकर इंडिविजुअल आ रहे, पॉजिटिव मूड की बात होती है। हॉर्न में नेगेटिव इंप्रेशन है, हमेशा अंडर एस्टिमेट रहेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं। एंजल वाइज है, और ये है कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, इसने ब्लैंक छोड़ दिया, सारी चीज़ें ब्लैंक। कि ग्रे, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा कि ऑलवेज, जैसे सुधीर जी ब्लैक एंड वाइट एनालिसिस करते हैं, पहले डीएनए पे थे, तो कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, ग्रे एरिया में चली जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कुछ ग्रे है, कुछ नेगेटिव है पॉइंट्स। तो हर एक पर्सन के पास कुछ ग्रे एरिया होता है, उसके ऊपर भी काम करना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बस इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ देखिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, सारी अप्रोचेज ही वही हैं। लेजिस्लेशन एंड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरसेट रादर देन इंश्योरिंग ए बैलेंस बिटवीन दी कंपीटिंग ग्रुप्स, लेकिन इसमें सपोर्ट कर रहे हैं रादर दैन की कोई बैलेंस बने। तो हमारे पास जो मार्केट्स थे इन्हीं के ऊपर बात करते थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के ऊपर और मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट थे उसके ऊपर, ना कि कोई बैलेंस बना रहे। और जो अप्रोचेस हैं मार्केट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी एम्प्लॉयर एज इनएविटेबल, वो कहते नहीं इसके कोई कंसिडरेशन नहीं है। पुलिस बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, दे सी एज द प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये भी आपको व्यू करना है, एचआरएम का ही पार्ट है, फोकस ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियन कैन बी सीन एज लेबर रिएक्शन टू द एक्सप्लॉयटेशन, कई बार हो सकता है कि कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हो, जैसे हाथॉर्न स्टडीज थी, वहीं से थॉर्न इफेक्ट डाला। यूनिटरी, बिलीव इन द यूनिटी टुगेदर फ्रॉम द इंडिविजुअल, टीम वर्क और कॉमन के ऊपर बात होती थी, और इसमें रिजल्ट वाइज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़े करे जाते थे कि अगर नहीं हो रहा तो गड़बड़ हो रही है।
एंड द प्लूरल अप्रोच, जो प्लूरलिस्ट अप्रोच थी, ऑर्गेनाइज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल भी हैं लेकिन वहाँ पर कुछ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स भी होंगे जिनका अलग एम, अलग स्टाइल्स होगा। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा काम करने के लिए होंगे, कुछ माइनस करने के लिए कि नहीं जी इसको आगे नहीं बढ़ने देना, कुछ एक टूल हमेशा रखते हैं किसमें, हमारी रूट्स को कट करने के लिए, हमेशा हमारे पॉइंट्स को बताना, अरे सर इसने तो गलत किया है। तो ऐसे ही वो बात कर रहे हैं, कुछ के एम कुछ होंगे और कुछ हमेशा क्या करने जाएंगे, पॉलिटिक्स ही प्ले करने जाएंगे। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द प्लूरलिस्ट अप्रोच कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एज रैशनल मीन्स, लॉजिकल है और इनएविटेबल है, दोनों चीज़ें इसने डाल दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एम्पावरमेंट है, वर्क पार्टिसिपेशन, और ये देखिए किसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, ऑप्शन से भी क्लियर हो जा रहा है। वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज केप्ट इन्फॉर्म्ड when required about the affairs of undertaking and which express their opinion contribute decision making। हाँ जी, decision making आ गया। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में तो पैसे बार्गेनिंग हो रही है, एम्पावरमेंट भी नहीं है, वेलफेयर स्टेट भी नहीं है, तो बात कहाँ पर चल रही है, दैट इज़ दी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जिसमें हमने श्मिट और टॉनबेम का करा था कि उनको कम से कम आप बताइए तो सही कि आपका क्या सुझाव है, क्या किया जा सकता है, अप्रिशिएट करिए। ये नहीं है कि अगर उसने कुछ कहा है उसको इस बात का डर हो, फियर ऑफ लूजिंग द कंट्रोल, कि अगर मैंने कुछ बताया तो गड़बड़ ना हो जाए या मेरे से पावर ना छीन ली जाए। दैट इज़ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्योंकि ये हमेशा अगर लोअर लेवल पे है बट दे एक्चुअली नो द नीड्स ऑफ द सोसाइटी की क्या नीड है, और उसी नीड के साथ साथ उनको एक्चुअल फिगर भी मालूम होता है कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए। सो वेर इट इज़ प्रोवाइड कंप्लीट ट्रू इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज़ का इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स हैं, फॉरगेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कर रही है ठीक है लेकिन अगर वर्कर भी काम कर रहा है वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करवा रहा है, किसी और चीज़ों के लिए तो नहीं है। अगर आप कहें नहीं नहीं सर ये तो अपने लिए, नहीं जी अपने लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी चल रहे हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, लेकिन ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने के लिए है। इवन इन 20 डेज़ के अंदर भी, नहीं तो सोच सकते थे कि 20 जून के बाद शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपके लिए है। इन्वेस्ट इन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइज द सेफ एंड ओपन स्पेस टू एवरीवन। परफॉर्मेंट डेवलपमेंट इंटीग्रेशन मेंटेनेंस, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अगेन वन ऑफ द वर्ड्स विच कुड बी अपीयर ऑन 18th। डिसिप्लिन, इंडक्शन एंड पर्सनल रिसर्च। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे देखिए कि क्या है, इंटीग्रेशन है, मेंटेनेंस है, बस यहीं से निकल जाएगा जी आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किसका बन रहा है जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बी का बन रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी डी, बी का डेवलपमेंट हमारे पास आ रहा है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। हमारे पास जो टीम है अगर परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी पॉजिटिव इंसिडेंटल मेथड, 3 डिग्री अप्रोच, वो सारे अप्रोचेस हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लेके चल रहे हैं। और ये दो ही ऑप्शन थी हमारे पास, और उसी के साथ हमारे पास जो परफॉर्मेंट है वो हमारा इंडक्शन हो गया है, और उसी के साथ जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू दी डिसिप्लिन, जो इंटीग्रेशन वाइज हमारे पास चल रहा है। और ये बात हमेशा हुई है कि कुछ एक आध बार ऑप्शन क्या होती है सामने होते हैं, मेंटेनेंस इज दी पर्सोनल रिसर्च। फोरकास्टिंग, इन्वेंटरिंग, एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम, प्लानिंग प्रोग्राम्स इनटू द फ्यूचर, ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंटल है, ये मैन पावर के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। प्रोजेक्ट प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं। ये देखिए इन्वेंटरिंग की कोई बात हो रही है, इन्वेंटरिंग देखिए कहाँ पर आएगा, बी ऑप्शन देखिए ज़रा, इसमें तो चलो कोई बात नहीं, इसमें तो ए बी सी डी लिख सकते हैं। मैन पावर प्रॉब्लम्स में ऑप्टिमल है या कोई प्रोग्राम इनटू फ्यूचर है, देखिए डी के साथ कौन सा जा रहा है, तो हमारे पास जो डी के साथ जा रहा है वो सेकंड ऑप्शन जा रहा है, डी के साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आने वाले समय में। सी के साथ कौन सा जा रहा है जी, 4 जा रहा है प्रोजेक्ट प्रेजेंट रिसोर्सेज, और बी के साथ कौन सा जा रहा है जी, 1 जा रहा है, दैट इज़ दी ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। जिसको हम ये भी बात कर सकते हैं ई ओ क्यू पे भी, यहाँ से भी आंसर आपका आ जाता है। इन्वेंट्री की बात जैसे हम करते हैं यहाँ कि कौन सा ऑप्टिमल ऑर्डर हो, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी। तो उसमें भी ये बात से आप चेक कर सकते थे कि हमारे पास बी का ऑप्शन क्या था, ये दो ही ऑप्शन में वन था। उसके बाद आप फोरकास्टिंग जो हमारे पास है दैट इज़ द मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेंड, जिसको हम पहले से फोरकास्ट करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में ये रहेगा। अभी भी तो फोरकास्ट या मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस हैं कि 28+ क्वेश्चंस इन अलग अलग सेशन में रहेंगे और 60 आप पेपर 2 में यहीं से अचीव कर लेंगे। सक्सेशन प्लानिंग के वही पॉइंट्स थे, इसमें हमने कवर किया था। विच काउंसिल हैज एस्टैब्लिश 3 to 4 क्वेश्चंस। 27 काउंसिल हैज एस्टैब्लिश इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1966 टू सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग दी वर्कर्स इन इंडस्ट्री। अब जैसे एमएसएमई है या उसमें अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं, कुछ गवर्नेंस वाइज अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है स्टेट वाइज, उसको भी एक बार जस्ट एक रीडिंग ले लेना। दैट इज़ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। उसमें हमने फ्रिंज और बेनिफिट्स के अंदर भी देखा था कि कौन कौन से पॉइंट्स सेफ्टी के लिए चाहिए। अब ये बात करी थी हमने सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में कि सिलेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रिक्रूटमेंट एम्स इंक्रीजिंग द जॉब सीकर डेफिनेटली रिजेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगी, माइट भी इंटरव्यू में बाहर हो जाए, माइट भी कुछ और ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो जाए, तो दैट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। So this is the recruitment and selection process of picking up more competent suitable employee, क्योंकि यहाँ पर तो सारे एप्लीकेंट आ जाएंगे। इनकरेज मैनी कैंडिडेट की जॉब निकली है, फॉर्म भरते हैं। अटेम्प्ट रिजेक्टिंग दी अनसूटेबल, नॉट टू क्रॉस मैनी हर्डल्स, कुछ नहीं करना, फॉर्म फिलअप करना है। मैनी हर्डल्स, नेगेटिव अप्रोच पॉजिटिव है। फॉलोज दी रिक्रूटमेंट, ये फॉलो क्या करता है, सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो सिलेक्शन कह रही है उसकी तरफ जा रहा है। सोशल असिस्टेंस है, सोशल इंश्योरेंस है, कमर्शियल। अब आप कहोगे सर यहाँ टॉपिक नहीं लिखा, कुछ बच्चे अगर के मन में सोचे अरे अगर टॉपिक लिख दिया फिर तो अब भांप ही जाएंगे क्या है। आपके लिए नहीं लिखा, आप देख बताइए कि क्या हो सकता है। आप ही तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अरे सर एचआरएम तो चुटकियों में ऐसी हाँ ऐसे कर देंगे, इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं है। ये प्रोविडेंट मैटरनिटी, जैसे अभी मैटरनिटी लीव क्या है 6 मंथ्स की है, इंडिविजुअल रिस्क प्राइमरली, और उसमें वही बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बताया गया कौन सा कंपनसेशन है, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा सोशल इंश्योर्ड किया गया, कौन सी सोशल असिस्टेंस है। अब हमारे पास सोशल इंश्योरेंस है कि प्रोविडेंट फंड्स हैं कि बाद में ये पॉइंट आपके लिए रहेगा, इतने पैसे आपके पास हैं। और सोशल असिस्टेंस के साथ, सॉरी सोशल, मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा, सोशल असिस्टेंस के साथ हमारा थर्ड है जो बताया। और ये बात जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी एडवर्टीजमेंट में भी बता रही है कि पहले सबको जॉब करने के साथ ये प्रॉब्लम रहता था कि 3 महीने की छुट्टी मिल पाती, जो अभी है तो 6 मंथ्स के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट्स और लीव जैसे दी जा रही है। दैट इज़ दी सोशल असिस्टेंस की डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट लगा लीजिए, उनको लगा लीजिए कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बी इज़ हैविंग दी फोर्थ ऑप्शन प्रोविडेंट फंड्स। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, मैं असिस्टेंस की बात आपसे कर रहा था, दैट इज रिलेटेड टू दी मैटरनिटी बेनिफिट्स जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, उसमें भी 6 मंथ्स के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट को यूज किया गया है। सोशल इंश्योरेंस में हमारे पास फोर्थ है, या फिर जो ESIC बोल देते हैं उसमें, या फिर हमारे पास जो प्रान नंबर है उसमें बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करवाई गई हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, EPFO है। और उसमें सी के साथ क्या है, कमर्शियल इंश्योरेंस क्या है, इंडिविजुअल का रिस्क है। कमर्शियल में प्राइवेट ले लो, जैसे एको है, पॉलिसी बाजार है। और डी का 1 है वर्कर्स और वर्कमैन्स कंपनसेशन इन दी एक्सीडेंट। तो वर्कर से भी आप इसको चूज कर सकते थे, क्योंकि लास्ट जो सेशन 1 हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑप्शन में कैसे वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास डी के साथ 2 ही ऑप्शन हमारे बन रहे हैं वर्कमैन के साथ, लेकिन हमें यहाँ से कवर करना था 3 और 4 ऑप्शन कि सोशल असिस्टेंस सोसाइटी के साथ मैटरनिटी है या प्रोविडेंट, क्योंकि प्रोविडेंट तो हम बाद में यूज़ करते हैं जब जॉब में कुछ कटवाते रहते हैं, रिटायरमेंट पे ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको चूज़ करना था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, लास्ट क्वेश्चन, नॉट ट्रू। सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ मैकेनिक्स कैन नॉट हैव एन आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट, मटीरियल रिसोर्सेज की बात है, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, HR कैनॉट यील्ड आउटपुट, दे मे बी फार ग्रेटर देन व्हाट द वैल्यूज ऑफ देयर इनपुट वारंट्स,
इन करंट सिनेरियो एम्फोसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम मसल पावर टू माइंड पावर, कि आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था कि जितना ज़्यादा हेल्दी है वो है, लेकिन अभी एआई के साथ और टूल्स के साथ काम करना तो यू नीड दी ब्रेन मसल्स। जिम जाइए अच्छी बात होती है, लेकिन ब्रेन वाले मसल्स भी डेवलप करने हैं। उसकी एक्सरसाइज क्या है? अब ये ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज है जो हमने करा है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट यील्ड एन आउटपुट दैट फार ग्रेटर दैन देयर इनपुट, वरना ये ट्रू नहीं है। बाकी कैपेबिलिटी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे, एक्सपोनेंशियल मीन्स जो ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है, ई रेस टू पावर एक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लॉज ऑफ मैकेनिक्स कैन नॉट हैव आउटपुट ग्रेटर दैन दी इनपुट। हाँ जी, 31st क्वेश्चन, दैट इज द प्लूरिस्टिक अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी थ्योरी हम अभी कवर करके आए हैं। कॉलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन है, कोई कॉन्शियस पॉसिबल नहीं है, या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जहाँ पर वर्कर्स को ट्रीट आइसोलेटेड के साथ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अजम्पशन की बात कर रहे हैं, प्रमाइस की बात कर रहे हैं, दैट इज जो अनुमान की बात करते हैं, दैट कंटेन्स पीपल विद द कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, दैट इज द प्लूरिस्टिक सोसाइटी। क्योंकि ये इनएविटेबल के साथ साथ ये भी कहते थे कि वो सारी चीज़ें लॉजिकल भी हैं। ये लास्ट में उन्होंने बताया था प्लूरिस्टिक में कि चीज़ें लॉजिकल भी हैं जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और इनएविटेबल भी है। दोनों पॉइंट्स उन्होंने बताया। तो डिफरेंट इंटरेस्ट की बात है। जैसे कई कहते हैं काम, कंपनी आए हैं तो काम करना ही, कहीं कहीं नहीं यार काम ही करवाते रहते हैं, अरे और क्या कराएं बताइए। अब यहाँ आए हैं, हम यहाँ कॉमेडी तो नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे या आपको बताएंगे कि क्या है। अब जो जिसने कॉमेडी करने वो कॉमेडी ही करेगा, अब जिसने प्रचार करना वो प्रचार करेगा। अब आप स्टडी है, अब आपको कि सर कोई और काम, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो आपको स्टडी ही करनी पड़ेगी। और आप सोशल सर्विसेज आप अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी में जाकर दे सकते हैं, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ा सा और बर्डन रिलीज होगा। प्लांट्स को देख सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द होमवर्क, दैट नॉट करेक्ट बताना है, क्योंकि नॉट से हमने शुरुआत करी थी सेशन 1 की, और नॉट से ही आपने इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। अब होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, उस स्लाइड पे फिर दोबारा ले जाएंगे। एक तो आपने टॉपिक को मेंशन करना है जी कमेंट बॉक्स में, कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक थे, जिसको अब आप कहाँ तक ले गए हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी की तरफ ले गए हैं। और उसी के साथ बताना है कि जो फ्यूचर के ऊपर आप ये चाहेंगे, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है। आपको कई बार लगे कि मैं सर ओपनली नहीं बता सकता कि कौन सा वीक था कौन सा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आप फ्यूचर का कोई टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं। क्योंकि मैं कमेंट से देख के ही बच्चों के हिसाब से उसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो डिज़ाइन हम करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये कर पाए तो उसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मिस्टेक आप यहाँ कर जाएंगे, यहाँ से आपको इम्प्रूव कर देंगे, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अपने कीमती समय आपने दिया अपने लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की केयर करें, और साथ ही साथ जो उन्होंने काम दिया आपको बहुत अच्छे से करें। एक ही काम है, कौन सा? स्टडी वाला, क्वालिफिकेशन वाला, ये काम आपको ज़रूर करना है। और पॉजिटिव रहिए, और सोशल सर्विसेज में भी दे रही है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।